Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy। लास्ट लेक्चर में हमने एक्यूरेसी एंड एरर्स फिनिश कर लिया था। अब जो नेक्स्ट है हमारा, हम लीनियर मेजरमेंट्स किन मेथड से करते हैं वो हमें पढ़ना है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं। तो पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और सेकेंड मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो दो टाइप के मेथड्स हैं हमारे, उनसे हम लीनियर मेजरमेंट्स कर लेते हैं। तो फर्स्टली आता है डायरेक्ट मेथड्स। तो नॉर्मली इसमें चेन और टेप की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड्स में फर्स्ट है हमारा ऑप्टिकल मींस से। ऑप्टिकल मींस में हम एक टेलीस्कोप होता है उसे यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप के थ्रू हम एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए टेलीस्कोप के थ्रू वो पॉइंट को टारगेट करके उसे नोट कर लेते हैं और जो डिस्टेंस है वो टैक्योमेट्री में निकल जाता है। टैक्योमेट्री जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। टैक्योमेट्री में एक फार्मूला होता है, फार्मूले के थ्रू और ट्रिग्नोमेट्री लगा करके हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं ऑप्टिकल मींस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मेथड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में हम रेडियो, लाइट और इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू इनको हम ट्रांसमिट करते हैं और रिसेप्ट करते हैं। यानी जब वो लौट के आती है तो फिर से रिसेप्टर के थ्रू हम रिसेप्ट कर लेते हैं। तो जिससे हमारा डिस्टेंस मेजर हम ऐसे कर लेते हैं कि वो कितने टाइम में वापस आई। तो हमारा उसकी स्पीड हमें पता होती है। हमें रेडियो, लाइट और इंफ्रारेड वेव्स की हमें स्पीड पता होती है। तो हम जब उसे ट्रांसमिट करते हैं और फिर से रिसेप्ट करते हैं तो उसके बीच में जो टाइम हमें लगता है वो हम नोट कर लेते हैं और टाइम के थ्रू हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये होगा हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स। अब डायरेक्ट मेथड्स की बात की जाए तो हमारे डायरेक्ट मेथड्स भी कई टाइप के होते हैं। तो उसमें जो मेन है, सबसे एक्यूरेट है, वो है चेन और टेप। चेन और टेप के थ्रू हम लीनियर मेजर्स डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डायरेक्ट मेथड्स के टाइप्स। डायरेक्ट मेथड्स भी काफ़ी सारे हैं हमारे पास, जैसे हो गया पेसोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या पेसिंग सिस्टम। और नेक्स्ट है हमारा चेन एंड टेप। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं पेसोमीटर। पेसोमीटर एक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम या तो वॉच, इसमें जैसे लिखा है वॉच शेप्ड मतलब ये हमारे हाथ में भी हम पहन सकते हैं या फिर हम पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। पॉकेट में कैरी करने से हम जब कोई भी ग्राउंड में डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो रजिस्टर कर लेगा, मतलब वो अपने आप जो डिस्टेंस है हम कवर कर रहे हैं वो रजिस्टर कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पेडोमीटर। पेसोमीटर हो गया जिसमें डायरेक्टली हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड मेजर कर लेता है। नेक्स्ट हमारा पेडोमीटर। पेडोमीटर जो है हमारा वो एडजस्टेड टू द लेंथ ऑफ द पेस ऑफ अ पर्सन, मतलब कोई एक पर्सन है उसके एक कदम की जो दूरी है उस पर एडजस्ट कर लिया जाता है। और वो जो पेडोमीटर है, पेडोमीटर में हमें नंबर ऑफ पेसेस काउंट कर लेता है। वो जब हम कोई भी डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए, हम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में अगर जाते हैं तो इसमें यह कितने हमने पेसेस लिए, पेसेस मतलब जितने कदम हमने लिए, वो इसमें डायरेक्टली मेजर हो जाता है। और जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो हो जाएगी नंबर ऑफ पेसेस इनटू लेंथ ऑफ वन पेस। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा पेडोमीटर से। नेक्स्ट है हमारा ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर हमारी गाड़ी में भी लगा होता है, मतलब कोई भी व्हीकल हो उसमें हम ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। तो इसमें हमें डिस्टेंस कैसे, इसमें हम जो अगर कोई भी हमने एक व्हील लिया उसमें हमने ऑडोमीटर लगा दिया और वो व्हील हमने रोल कर दिया एक लाइन के थ्रू और हमें वो लाइन की डिस्टेंस जाननी है कि वो कितना चला। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफरेंस, मतलब जो सरकमफरेंस होगा व्हील का वो हमारी डिस्टेंस हो गई, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब वो कितने बार कितने रेवोल्यूशंस लिया और उसने कंप्लीट किया। तो हमें उस लाइन की डिस्टेंस जानने के लिए हम उसे रोल कर देते हैं। तो उससे हमें उस लाइन पे रोल करते हैं तो हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पेसिंग सिस्टम। अब पेसिंग सिस्टम जो है वो प्रिलिमिनरी सर्वे या रफ सर्वे के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर हमें जल्दी कोई सा सर्वे फिनिश करना है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले वाले प्री स्टेज में अगर हमारा सर्वे है तो उसमें पेसिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें हमारा एक एवरेज लेंथ ले लेते हैं, यानी एक स्टेप की एक लेंथ, यानी एवरेज लेंथ ऑफ पेज जो है वो 60 to 80 सेंटीमीटर होता है और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो काउंट कर लिए जाते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने से हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं।
जो हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट्स में जो है डायरेक्ट मेथड्स में, वो फर्स्ट है चेन। तो चेन जो है वो काफ़ी एक्यूरेट है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट है टेप, लेकिन हम फर्स्टली चेन पढ़ लेते हैं। तो चेन जो है वो कुछ इस तरह की होगी, आप सिविल इंजीनियरिंग से आप रिलेटेड हो तो आपने देखी होगी कि चेन इस टाइप की कुछ होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि लेंथ कहाँ से कहाँ मेजर की जाती है। ये है एक ग्रूव बना हुआ होता है, यहाँ से हम ये जो स्टेशन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं और फिर इससे मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब बाहर से बाहर, आउटर टू आउटर ऑफ द ग्रूव हम मेजर करते हैं। तो ये जो लेंथ है वो हमारी टोटल लेंथ ऑफ द चेन हो जाती है, टोटल लेंथ ऑफ द चेन हो जाती है, ऑफ चेन। नेक्स्ट जो है हमारा, हम कैसे, यानी जो चेन है इसमें ये जो जॉइंट्स हैं ये फर्स्टली तो लिंक्स से बनी हुई होती, काफ़ी सारी लिंक्स इकट्ठी करके हम बना देते हैं। तो 2 लिंक्स जो हैं वो 3 ओवल या सर्कुलर रिंग से जुड़ी हुई होती हैं, और जो ये जो लिंक है ये ब्रास हैंडल जो है, ये जो हैंडल है ये ब्रास हैंडल होता है, इसका ब्रास का बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट जो है ये जो जॉइंट है वो स्विवल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। स्विवल जॉइंट प्रोवाइड करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम जब चेन को पकड़े या पुल करें या पुल कर रहे हैं जब हम उसे, तो जो लिंक्स हैं वो ट्विस्ट ना होने का कारण ये है कि यहाँ पे स्विवल जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। अब चेन में हर 1 मीटर में 5 लिंक्स होती हैं। एक लिंक हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर की, मैट्रिक चेन की बात कर रहा हूँ, तो एक लिंक जो है वो 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और फर्स्टली ये देख लेते हैं कि हर 1 मीटर के डिस्टेंस में, जैसे हमने ये 5 लिंक्स हमारी हो गई, तो हर 1 मीटर के डिस्टेंस में एक ब्रास रिंग अटैच कर दी जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारा टैलीज हमने देखा होगा, आपने कभी भी जब चेन देखी होगी तो उसमें कुछ इस टाइप की टैलीज लगी हुई होती हैं, कुछ डिस्टेंस में हमने देखा होगा। तो फर्स्टली मैं ये बता देता हूँ कि 5 मीटर के डिस्टेंस में जब हम 5 मीटर के डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो 5 मीटर की लेंथ के बाद एक टैली लगी हुई होती है। उसके बाद फिर हम जब 5 करेंगे तो फिर कुछ इस तरह की, और फिर जब 5 और आगे बढ़ते हैं 5 मीटर और, तो फिर ये तीसरे टाइप की टैली लगी हुई होती है। तो ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप, ये अलग अलग शेप की हैं टैलीज। तो फर्स्टली 5 मीटर्स में ऐसी रहती है, नेक्स्ट में हम एक कट लग जाता है और फिर उसमें 2 कट हो जाते हैं 15 मीटर पे जाने पे। तो इसकी कभी कभी एग्ज़ाम में लेंथ पूछ लेते, तो लेंथ हमारी जो है टैली की वो होती है 38 mm, और विड्थ जो है वो होती है 22 mm। ये इस शेप की होती है। और एक और शेप होता है टैलीज का, वो कुछ ऐसा होता है। ये शेप भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी भी जो लेंथ है वो तो 38 mm ही होगी, और जो इसकी विड्थ है वो हो जाएगी 16 mm। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि टैलीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने डिस्टेंस में वो लगी हुई होती हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है और विड्थ कितनी होती है। तो ये हो गया हमारा टैलीज के अलावा। और फिर हम टाइप्स ऑफ चेन पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ चेन में फर्स्टली हमारा जो है वो है मैट्रिक चेन ही हम नॉर्मली देखते हैं कॉलेज वगैरह में, आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा सर्वे में, तो हमने फर्स्टली मैट्रिक चेन ही देखी होगी। तो हम इसे कई सारे वेरिएंट्स में आती है, जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। तो इतने सारी लेंथ में ये अवेलेबल है मार्केट में। तो इसमें पहले ही बता चुका हूँ 1 मीटर में 5 लिंक्स होती हैं। तो नॉर्मली फर्स्टली हम मैट्रिक चेन ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पहले जब हमें मीटर वाला हमारा सिस्टम नहीं था, तब हम दूसरे फीट वगैरह में मेजर करते थे। तो उस टाइम पे हमारी कुछ चेन्स चलती थी, जैसे गंटर्स चेन। तो गंटर्स चेन जो है वो अब तो यूज़ नहीं होती, लेकिन पहले यूज़ होती थी। तो फर्स्टली इसको देख लेते, 66 फीट लॉन्ग होती है, जिसमें 100 लिंक्स होते हैं। हमारे मैट्रिक चेन में 1 मीटर में 5 लिंक्स होते थे, लेकिन ये जो अगर हम मैट्रिक चेन 2 टाइप की होती है। पहले ये 20 मीटर अगर देख लें तो उसमें 100 लिंक्स होते हैं, और 30 मीटर में 150 लिंक्स। लेकिन गंटर्स चेन जो है हमारी वो 66 फीट लॉन्ग है, उसमें 100 लिंक्स हैं। तो 1 लिंक इज इक्वल टू 0.6 फीट हो जाता है, मतलब 0.6 फीट की एक लिंक होती है, और वहाँ पर हमारी 20 सेंटीमीटर की एक लिंक होती थी। तो ये गंटर्स चेन पहले लैंड मेजरमेंट के लिए यूज़ होती थी, और उसके बाद फिर लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज़ होने लगी। तो फर्स्टली देख लें तो पहले हम लैंड मेजरमेंट करते थे, मतलब हमें एरिया निकालना होता। तो 1 एकड़ जो होता था, तो 10 स्क्वायर चेन्स, मतलब गंटर्स चेन को 10 स्क्वायर चेन्स अगर हम कर लेते हैं तो 1 एकड़ लैंड हमने मेजर कर लिया है।
ये थी हमारी इसकी यूनिट। नेक्स्ट हमारा जो हम फिर उसके बाद जब लेंथ मेजरमेंट करने लगे घंटा चेन से, तो हमने ये देख लिया कि 1 माइल जो है वो होता है 80 घंटा चेन। 80 घंटा चेन जब हम लेंथ वाइज अगर डाल देते हैं तो हमने 1 माइल डिस्टेंस कवर कर लिया। और ऐसे ही होता है फरलॉन्ग, एक होता है फरलॉन्ग। फरलॉन्ग भी एक डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो 80 चेन्स ये हो गया माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 80 चेन्स, और फरलॉन्ग 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 10 घंटा चेन होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है इंजीनियस चेन। इंजीनियस चेन जो है वो हमारी 100 फीट लॉन्ग होती है, जो कि 100 लिंक्स, तो एक लिंक जो है 1 फीट का होता है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें मेन पॉइंट की ब्रास टैग्स एट एवरी 10 लिंक्स, मतलब हर 10 लिंक्स के बाद एक ब्रास टैग हमें मिलता है, क्योंकि 100 फीट लॉन्ग यानी इतना कम तो नहीं है लेंथ, काफ़ी लंबी लेंथ हो जाती है, अराउंड 30 मीटर के आसपास ही हो जाती है। तो हर 10 लिंक्स के बाद इसमें एक ब्रास टैग अटैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी है वो है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन जो हमारी होती है वो 33 फीट लॉन्ग, मतलब घंटा चेन 66 फीट की थी, ये इसकी हाफ है, 33 फीट लॉन्ग होती है, लेकिन इसमें 16 लिंक्स बस होते हैं। वहाँ पे 66 फीट लॉन्ग थे और 100 लिंक्स होते थे, लेकिन यहाँ पे 33 फीट है और 16 लिंक्स होते हैं। तो हमारी एक लिंक जो है वो हो जाती 1/16 फिट की हो जाती है एक लिंक। अब ये काम कहाँ आती है, रेवेन्यू चेन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमें रेवेन्यू की बात हो रही है, तो कैडास्ट्रल सर्वे मतलब प्रॉपर्टी लाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए सर्वे हम करते तो उसमें यूज़ होती है रेवेन्यू चेन, आज भी ये यूज़ होती है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टील बैंड या बैंड चेन। तो स्टील बैंड, अब यहाँ पे सारी चेन्स थी, लेकिन ये एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होती है, जैसे कि लिखा है नैरो स्ट्रिप ऑफ स्टील। इसकी विड्थ 12 to 16 mm होती है, और लेंथ जो इसकी अवेलेबल है वो है 20 एंड 30 मीटर मार्केट में अवेलेबल है इसकी लेंथ। अब हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ चेन। टेस्टिंग ऑफ चेन हमें क्यों ज़रूरी है, कि हमें एक एक्यूरेट वर्क करना है, और चेन जो है वो प्रोन टू क्या टेम्परेचर चेंजेस के कारण उसमें लेंथ और टेम्परेचर चेंजेस के अलावा जब हम पुल करते हैं चेन को तो वो खिंच सकती है। तो इस कारण से हमें टेस्टिंग बार बार ज़रूरी है। तो फॉर एक्यूरेट वर्क चेन इज टेस्टेड टाइम टू टाइम हमें, यानी एक वर्क अगर हम कर रहे हैं उसे एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, तो हमें बार बार चेन को टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम या तो टेस्ट गेज बना के कर सकते हैं। टेस्ट गेज जो होता है वो स्टोन्स रखते हैं ऐसे 4, और उन्हें उनकी डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर। अब जो स्टोन है वो टेम्परेचर चेंजेस के कारण डिफ्लेक्ट तो नहीं होगा, तो ये जो टेस्ट गेज है हमारा ये 30 मीटर का होता है। तो 30 मीटर की चेन के लिए भी ये यूज़ हो जाता है, और 20 मीटर की चेन के लिए भी। जैसे अगर 20 मीटर की चेन यूज़ करनी है तो हम इन दोनों में कर लेंगे टेस्ट, और अगर 30 मीटर में तो हम पूरे का यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टेस्ट गेज। ये एक टेम्परेरी भी होता है, ये अगर टेम्परेरी है मतलब ये हमने साइड पे बना लिया है, और परमानेंट जो है, तो परमानेंट जो है वो किसी भी अगर प्लेस पे जहाँ पे हम कभी हटाने नहीं वाले उसको हर बार टेस्ट करने के लिए, तो परमानेंट टेस्ट गेज बना लिया। अब टॉलरेंस लिमिट क्या होती है, जब हम 8 kg का पुल देते हैं, 8 kg पुल अगर देते हैं चेन में, और 20 मीटर की चेन है हमारी, 8 kg का पुल है, 20 मीटर की चेन है, और टेम्परेचर और 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो उसमें टॉलरेंस लिमिट क्या है कि कितनी ज़्यादा हमें एरर तो नहीं कह सकते, कितनी ज़्यादा लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। तो 20 मीटर चेन के लिए ±5 mm, या तो 5 mm बढ़ जाए या छोटी हो जाए तो भी चलेगा, या फिर 30 मीटर चेन में 8 mm का जो है हमारा टॉलरेंस लिमिट है। मतलब अगर 8 mm इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है तो भी हम इसे सही समझते हैं। इन द डायरेक्ट मेथड्स वी विल नाउ स्टडी अबाउट द टेप्स। तो टेप्स जो है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे 4 टाइप मैंने लिखे हुए हैं, मेनली यही होते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे क्लोथ या लाइनिन टेप। तो क्लोथ या लाइनिन टेप, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये तो लाइनिन मटेरियल या क्लोथ मटेरियल से बना होगा। इसकी विड्थ जो है वो होती है 12.5 mm, और एट द एंड्स मतलब आउटर एंड्स में इसके ब्रास रिंग लगा होता है, तो टू कैरी इट, तो कैरी करने के लिए ब्रास रिंग लगा होता है। इसकी कई सारी लेंथ अवेलेबल है मार्केट में, जैसे 10 मीटर 20 मीटर 25 मीटर, एंड फीट में अगर देखा जाए तो 50 फीट और 100 फीट। तो ये सारी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं इसके मार्केट में। और ये जो टेप है वो सबसे ज़्यादा ख़राब कह सकते हैं, क्योंकि ये इजीली मॉइस्चर से अफेक्ट कर जाता है, और स्ट्रेचिंग के कारण भी ये
इसकी लेंथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हमने क्लोथ एंड लाइनिंग टेप जब था हमारे पास, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी, इसके जो डिसएडवांटेज है उसके कारण हमें ज़रूरत पड़ी मेटेलिक टेप की। अब मेटेलिक टेप जो है तो वो बना होता है या तो ब्रास या कॉपर या ब्रॉन्ज, इन 3 मटेरियल से बना होता है अलग अलग तरीके से। तो 3 टाइप के मिल सकते हैं आपको मेटेलिक टेप, या तो ब्रास का होगा या कॉपर का होगा या ब्रॉन्ज का होगा। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है और वाटर प्रूफ होता है, इसीलिए इसका यूज़ होता है। इसकी लेंथ जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें मार्केट में अवेलेबल, वो है 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 50 मीटर। तो ये सारी लेंथ्स अवेलेबल है मार्केट में, और ये ज़्यादा एक्यूरेट है लाइनिंग टेप से और वाटर प्रूफ भी है, तो ये इसका एडवांटेज है। अब ये भी हो गया, तो इसके बाद अगर हमें चाहिए कि, और यानी ये इसके आउटर एंड्स में भी हम, आउटर एंड जब 10 मीटर से ज़्यादा अगर हमारी लेंथ हो जाती है मेटेलिक टेप की, अगर 10 मीटर से ज़्यादा लेंथ हो जाती है, तो आउटर एंड्स में इसके मेटल रिंग्स हम अटैच कर देते हैं, तो हैंडलिंग के लिए दिक्कत नहीं होती है हमें इसमें। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टील टेप। अब और ज़्यादा हमें एक्यूरेसी चाहिए तो हम स्टील के पास आए, क्योंकि यहाँ पे ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज कुछ ना कुछ इसमें वेदरिंग के इफेक्ट आएंगे, लेकिन स्टील टेप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा स्टेनलेस स्टील है, जो कि रस्ट नहीं करेगा। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ टेप है, तो वो रस्ट नहीं करेगा। इसकी जो विड्थ रहेगी वो होगी 6 to 10 mm, वो प्रोवाइड, यानी जो बना हुआ आता है वो 6 to 10 mm की ही विड्थ होती है। और लेंथ जो अवेलेबल है इसकी वो है 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर्स। तो ये मार्केट में इसकी लेंथ अवेलेबल है। और इसको भी जब लास्ट में एट द एंड्स ब्रास रिंग्स आर प्रोवाइडेड एट आउटर एंड्स, मतलब हैंडलिंग के लिए कहीं ना कहीं हमारी जगह रिंग मेटल रिंग या ब्रास रिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम है कि ब्रास रिंग एट आउटर एंड्स आर प्रोवाइडेड टू हैंडल द स्टील टेप। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इनवार टेप। अब हमें सबसे ज़्यादा प्रिसीजन जो टेप्स में मिल रहा है वो है इस टेप में मिल रहा है। ये अब स्टील टेप जो है वो भी कहीं ना कहीं वेदरिंग से आकर में इफेक्ट कर जाएगा लॉन्ग स्पान में। तो हमें क्या चाहिए, हम एक अलॉय बना रहे हैं, निकल और स्टील को मिला करके हम इनवार बनाते हैं। इनवार जो है वो अलॉय है निकल और स्टील का, तो निकल जो है वो 36% है और स्टील जो है 64%। तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसमें वेदरिंग नहीं होगी कभी भी। तो और लॉन्ग लेंथ और एक्यूरेसी के लिए हमें ये इनवार टेप जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी जो विड्थ है वो सबसे कम है 6 mm, यहाँ तक हमने देखा 6 to 10 mm, उसके बाद 6 mm आ गई हमारी विड्थ। तो नेक्स्ट जो है हमारा इसकी लेंथ जो 10 to 100, यानी सब में हमने देखा कि 50 मीटर तक हम गए हैं, 50 मीटर के अबव हमने लेंथ मेजर करने के लिए कोई टेप नहीं था, तो हमने इनवार टेप बनाया जो कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा वेदरिंग एजेंसी से। तो इसके कारण हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, तो ये देख सकते हो ये पॉइंट है, यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। बेस लाइन मेजरमेंट जो मेजरमेंट होती है चेन सर्विंग में, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लाइन का मेजरमेंट होता है। उसके बाद थोड़ी कम प्रिसीजन से भी हम मेजरिंग कर सकते हैं दूसरी लाइन को। ये जो है यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि विच टेप इज़ यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। तो ये होगा हमारा आंसर कि इनवार टेप इज़ यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। अब इसकी बात की जाए कि इसमें क्या इफेक्ट नहीं आता, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बहुत ज़्यादा लो है। लो होने के कारण इसमें कोई भी टेम्परेचर चेंजेस के कारण चेंजेस या डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो इसका है वो 1/10 ऑफ द स्टील, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्टील है उसका 1/10 है। तो मतलब इसमें टेम्परेचर चेंजेस के कारण ये इफेक्ट नहीं होगा और हमारे एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी हमें। तो हमारा चेन और टेप तो फिनिश हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ होते ही चेन सर्वेइंग में। नेक्स्ट हमारा जो है वो हम देख लेते हैं सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन चेन सर्वे, मतलब चेन और टेप के अलावा भी तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे ना, तो वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्टली देख लेते हैं एरोज। एरोज क्या होता है, एरोज जो है वो कुछ इस तरह का, आपने देखा होगा भी चेन सर्वे अगर परफॉर्म किया होगा कॉलेज वगैरह में, तो आपने कुछ इस तरह का बहुत पतला सा एक पिन टाइप की देखी होगी। इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर राउंड इतनी कुछ होती है। तो ये इट इज़ मेड अप ऑफ स्टाउट स्टील वायर। स्टाउट स्टील वायर मतलब स्टील का एक वायर होता है जिसे ऐसा करके बेंड कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा बेंडिंग है वो क्यों है, वो हम ताकि हम ये पिन्स को, एरो या पिन्स कहते हैं इसे, तो इन्हें होल्ड कर सकें। तो एक चेन के साथ 10 पिन्स या एरोज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी लेंथ जो है वो टोटल इतनी यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर होती है और दे आर इंसर्टेड आफ्टर एवरी चेन लेंथ, मतलब हम जब
मेजर कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो हर चेन लेंथ के बाद एक एरो हम ग्राउंड में इंसर्ट कर देते हैं। तो इसका ये फंक्शन है कि हमें ये पता चल जाएगा कि कितने चेन हम आगे बढ़ चुके हैं ग्राउंड में, ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पैक्स। अब पैक्स जो है वो भी सुना ही होगा आपने, काफ़ी जगह पे सुना होगा, लेकिन हम सर्वे की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पैक्स है उसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर, वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब ये उसका शेप है, ऐसा कुछ दिखता है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हम जो टर्मिनल स्टेशन, जो हमारे मेन स्टेशन है, जैसे हम सर्वे करने के लिए बहुत बड़ा लैंड है हमारा, उनको हमने काफ़ी सारे स्टेशन में बांट लिया, बहुत सारे स्टेशन हो सकते हैं, ABCD EFG कुछ भी हो सकता है। तो उनको उन स्टेशन की पोजीशन को हमें डिफाइन करना होता है। अब एरोज तो हमने लगा दिए कई जगह पर, लेकिन जो पैक्स हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा स्टेशन है, टर्मिनल स्टेशन, जहाँ से हम बाकी चीज़ें, बाकी डिटेल्स को लोकेट करेंगे। तो इट इज़ मेड ऑफ, वो तो स्टील का बना था, इट इज़ मेड ऑफ टिम्बर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम यहाँ से काटें तो ये होता है 2.5 to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है इससे कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या जो लेंथ है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो लेंथ हमारी हमने बता दी 15 सेंटीमीटर है पैक्स की, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 2.5 to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका फंक्शन भी बता दिया। अब ये जो हम इसको हैमर के थ्रू ग्राउंड में इंसर्ट तो करा रहे हैं, लेकिन ये कितना ऊपर रहना चाहिए, मतलब ग्राउंड से अब पूरा तो अंदर कर ही नहीं देंगे, पूरा अगर अंदर कर देते तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टेशन है। तो ये 4 सेंटीमीटर प्रोजेक्टिंग अबव द ग्राउंड, मतलब अगर हमने इसको इंसर्ट किया तो ये हमारा अगर ग्राउंड लेवल है तो ये 4 सेंटीमीटर प्रोजेक्टिंग होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर दिखना चाहिए, यानी ग्राउंड लेवल से 4 सेंटीमीटर ऊपर हमें ये दिखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये स्टेशन है, टर्मिनल स्टेशन। नेक्स्ट जो हमारा वो है रेंजिंग रॉड। अब रेंजिंग रॉड का क्या काम है, आपने सबने देखी होगी, अगर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो होंगे ही आप लोग, तभी सर्वे पढ़ रहे हैं, तो रेंजिंग रॉड तो देखी होगी। तो फर्स्टली ये देखते हैं, ये स्टील की बनी हुई होती है और ये काफ़ी लंबी होती है। काफ़ी लंबी का क्या मतलब, लेंथ इसकी 2 to 3 मीटर होती है, मतलब मेरी हाइट से भी ज़्यादा इसकी हाइट होती है। ये हमारा मेन पर्पस क्या है रेंजिंग रॉड्स यूज़ करने का, मतलब हमारी जो अगर कोई सर्वे लाइन है तो उसमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब एक लाइन है जो काफ़ी लंबी है, तो उसके बीच के जो पॉइंट्स हैं, और वो लाइन हमारी स्ट्रेट रहे, और वो जो पॉइंट्स हैं बीच के पॉइंट्स, उनको लोकेट करने के लिए हमें यानी अलाइन, एक लाइन अगर हमारी, उसको स्ट्रेट अगर हमें अलाइन करना है तो हम रेंजिंग रॉड्स के थ्रू, हम रेंजिंग रॉड्स के थ्रू जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनको भी विजिबल करते हैं, और जो हमारा दूसरा स्टेशन है उसे भी हम सी करते हैं। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो है इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना और अलाइनिंग द लाइन इन स्ट्रेट डायरेक्शन, और इसकी लेंथ होती है 2 मीटर to 3 मीटर। नेक्स्ट हमारा रेंजिंग रॉड हो गई। अब है रेंजिंग पोल्स। रेंजिंग पोल्स कुछ नहीं है, रेंजिंग पोल्स जो है ये जो रेंजिंग रॉड है वो पॉइंटेड होती है नीचे से, लेकिन रेंजिंग पोल्स नेम सजेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा बड़े होंगे। वो रॉड थी, ये पोल है, इन दोनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो आप कि डायमीटर जो है वो 6 to 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था, तो ये काफ़ी फिर भी और ज़्यादा बड़ी कोई स्ट्रक्चर, बड़ी कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसका भी यही काम है कि वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना और लाइन को स्ट्रेट अलाइन करना, अलाइनमेंट देना स्ट्रेट वाला। तो इसकी जो लेंथ है वो होती है 4 to 8 मीटर, और ये पेंटेड नहीं होता। हमारी जो रेंजिंग रॉड है वो ब्लैक और रेड पेंट होती है, यानी वो वाइट और उसका कलर होता है ब्लैक वाइट और ब्लैक रेड, ये 2 कलर में प्रोवाइड की जाती है हमारी रेंजिंग रॉड। अभी देखी होगी तो ब्लैक वाइट या ब्लैक रेड ये कलर कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन रेंजिंग पोल्स जो है वो हमारे पेंटेड नहीं होते हैं और ना ही पॉइंटेड, यानी वो पेंटेड तो होते हैं, पेंटेड नहीं होते, पॉइंटेड नहीं होते। तो हमारा जो है ब्लैक वाइट और ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन होता है रेंजिंग रॉड में, लेकिन ये जो रेंजिंग पोल्स हैं हमारे वो एक ही कलर के होते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है ऑफसेट रॉड। और रेंजिंग पोल्स जो है वो एक बहुत लंबी लाइन, हमें जो अगर डिस्टेंस बहुत दूर का देखना है तो हमें रेंजिंग पोल्स की सहायता इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो 4 to 8 मीटर, मतलब हम बहुत दूर अगर डिस्टेंस देखते हैं तो हमें
लंबी चीज़ तो दिख जाएगी ना, हाइट जिसकी ज़्यादा होगी वो दिख जाएगी, लेकिन अगर हमारी हाइट अगर छोटी है 2 मीटर टू 3 मीटर रेंजिंग रॉड, वो हमें शो नहीं होगी, और उसका जो विड्थ है वो भी कम है, मतलब डाया जो है वो भी कम है, तो वो हमें शो ही नहीं होगा। तो अगर बहुत लंबे हमारे स्टेशन की डिस्टेंस काफ़ी लंबी है तो हम रेंजिंग पोल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड जो है उसका डाया 3 सेंटीमीटर, लेंथ 2 to 3 मीटर। अब ये ऑफसेट रॉड क्या है, मतलब ये सेम है, इसकी लेंथ और डायामीटर तो सेम है रेंजिंग रॉड से, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम जो है, हम जब सर्वेइंग करते हैं चेन सर्वे, तो हम एक मेन लाइन होती है हमारी, उसके आजू बाजू हम जो डिटेल्स प्लॉट करने के लिए हम ऑफसेट्स लेते हैं, मतलब 90 डिग्री पे ऑफसेट्स लेते हैं। तो उसके लिए हम उसे भी अलाइन करते हैं कि हमें 90 डिग्री पे तो लेना है। अब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है हमारा ऑफसेट या नहीं जा रहा है, तो वो हम चेक करने के लिए ये यूज़ करते हैं, यूज टू अलाइन ऑफसेट लाइंस एंड इट इज़ प्रोवाइडेड विद हुक एट टॉप। मतलब रेंजिंग रॉड में स्ट्रेट रेंजिंग रॉड थी, लेकिन इस वाली रॉड में एक हुक होता है प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम अगर हमारी चेन कहीं हैजेस में फंस जाती है तो उसे हम खींचने के लिए हम हुक का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो है प्लम बॉब। प्लम बॉब तो सुना ही होगा हमने। अब प्लम बॉब का काम क्या है? प्लम बॉब का मेन फंक्शन है, ये 6th इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्लम बॉब। प्लम बॉब का मेन फंक्शन, हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो भी स्टेशन है उसमें अगर हम कोई भी स्टेशन, अगर हम टेलीस्कोप की बात करें या दूसरे भी चेन सर्वेइंग में, तो फर्स्टली इसका यही काम है कि पॉइंट को, किसी भी अगर कोई पॉइंट अबव द ग्राउंड है उसे लोकेट करना है, यानी उसे ट्रांसफ़र करना है टू द ग्राउंड लेवल, तो उसके लिए हम प्लम बॉब यूज़ करते हैं। और बाकी जब मैग्नेटिक कंपास वगैरह में अगर हम देखें तो उसमें भी हम जो अपर पॉइंट को ट्रांसफ़र करने के लिए ग्राउंड पॉइंट पे, ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम प्लम बॉब का यूज़ करते हैं। ये यूज़ होता है थियोडोलाइट, कंपास, प्लेन टेबल और मैग्नेटिक वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका पॉइंट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। हमारे हो गए थे इंस्ट्रूमेंट, हमने काफ़ी सारे देख लिए थे। अब मैंने एक बात कही थी ऑफसेट, ऑफसेट के बारे में कहा था। तो ऑफसेट जो हमारा, वो हम 90 डिग्री पे, एक हमारी जो मेन लाइन जो चल रही है उसको उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स इन अ मेन लाइन और सर्वे लाइन। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं, वो फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, वो है क्रॉस स्टाफ। अब क्रॉस स्टाफ जो है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्टली हम देख लेते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, सेकेंड होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, और तीसरा होता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे हम अलग अलग तरीके के, एक फर्स्टली तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव वो राइट एंगल के लिए, लेकिन हमारे जो फ्रेंच और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ हैं वो दूसरे एंगल्स भी ना मेजर कर लेते हैं। तो ओपन क्रॉस स्टाफ जो हमारा, उसमें हमें क्या प्रोवाइड है, उसमें 2 पेयर ऑफ वर्टिकल स्लिट्स प्रोवाइड होती हैं, मतलब 90 डिग्रीज़ पे 2 पेयर ऑफ वर्टिकल स्लिट्स प्रोवाइड होती हैं। तो इससे हम जो एंगल मेजर करते हैं वो 90 डिग्री हम मेजर कर सकते हैं। मतलब ओपन क्रॉस स्टाफ से सिर्फ राइट एंगल या 90 डिग्री हम मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो है उसमें स्लिट्स नहीं प्रोवाइड होती, उसमें एक हॉलो ऑक्टागोनल बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। हॉलो ऑक्टागोनल बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है और हर फेस में एक एक स्लिट होती है। तो उसमें अब हमारे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ऑक्टागोनल मतलब 8 फेसेस हो गए, तो हम दूसरे एंगल्स भी मेजर कर सकते हैं। जैसे ओपन क्रॉस स्टाफ में हमने 90 डिग्री बस मेजर किया, लेकिन हॉलो ऑक्टागोनल बॉक्स यानी फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में हम 45 और 135 डिग्री का एंगल अलॉन्ग विद 90 डिग्री एंगल दोनों या तीनों मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। अब एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में हमने पहले फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में हॉलो ऑक्टागोनल बॉक्स था, लेकिन एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में हमारे 2 सिलेंडर वन ओवर द अनदर रखे हुए होते हैं, और उससे हम नीचे, उसका जो नीचे वाला सिलेंडर होता है, मतलब जो बिलो वाला सिलेंडर रहता है, उसमें ग्रेजुएशंस होते हैं डिग्री और मिनट्स में, तो उसके थ्रू हम कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं। मतलब हमारी सर्वे लाइन से हमें कोई और 90 डिग्री के अलावा एंगल अगर सेट करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। लेकिन इनमें क्या है कि ये थोड़े कम प्रिसाइज हैं। अगर हमें 90 डिग्री परफेक्टली अगर करना है सेट एंगल, तो ऑप्टिकल स्क्वायर, अब इससे ज़्यादा प्रिसाइज आने के लिए क्रॉस स्टाफ से फिर आए हम ऑप्टिकल स्क्वायर पे। अब ऑप्टिकल स्क्वायर का यही है मेन कि इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट।
ये ज़्यादा कन्वीनियंट है और एक्यूरेट है ऑप्टिकल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, हमें एक ऑप्टिकल स्क्वायर नाम का जो भी इंस्ट्रूमेंट उसे होल्ड करके खड़े होना होता है और आसानी से हम 90 डिग्री यानी राइट एंगल जो है उसे मेजर कर सकते हैं। किसी लाइन से अगर 90 डिग्री की लाइन दूसरी अलाइन करनी है, ऑफसेट लेना है, तो हम इजीली इसे कर सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें 2 मिरर्स एट 45 डिग्री टू ईच अदर, मतलब इसके अंदर एक जो बॉक्स है उसके अंदर 2 मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और हम जब इन ग्लास के थ्रू देखते हैं, मतलब एक जो स्लिट उसमें प्रोवाइडेड होती है उसके थ्रू देख रहे हैं हम, तो इसमें 2 ग्लास हैं फर्स्टली, यानी जो इन मिरर्स की बात हुई वो 2 हैं। तो एक है इंडेक्स ग्लास, एक है हॉरिजन ग्लास। तो हॉरिजन ग्लास जो है वो अनसिल्वर्ड एट बेस, मतलब ये आधा सिल्वर्ड होता है, आधा ये ग्लास की तरह काम करता है और आधा मिरर की तरह काम करता है। और जो आधा ये ग्लास की तरह काम करता है इससे हमें लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड हो जाती है, और जो मिरर की तरह काम करता है उससे हमें रिफ्लेक्शन प्रोवाइड होता है। रिफ्लेक्शन के कारण हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। तो पहले हमारा हॉरिजन ग्लास और दूसरा हो गया इंडेक्स ग्लास। इंडेक्स ग्लास जो है वो फुल्ली सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड एट टॉप एंड बॉटम, मतलब ये पूरा सिल्वर्ड है। और ये सिर्फ ये ग्लास नहीं है, ये मिरर है, मतलब ये पूरा सिल्वर्ड है तो ये पूरा मिरर है, ये पूरे से ही रिफ्लेक्शन करता है। तो यहाँ ये ऑप्टिकल स्क्वायर का हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, या प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन विच इंस्ट्रूमेंट। तो ये है इसका आंसर कि ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। बस डिफरेंस ये आ जाता है कि प्रिज्म स्क्वायर जो है वो इस ऑप्टिकल स्क्वायर से भी ज़्यादा कन्वीनियंट और प्रिसाइज है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हमारे जो ग्लासेस का एंगल है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ऑप्टिकल स्क्वायर में जो 2 ग्लासेस हमने पढ़े, हॉरिजन ग्लास और इंडेक्स ग्लास, इनका एंगल जो है हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रिज्म स्क्वायर नाम में क्या है इसके, उसमें ऑप्टिकल था तो 2 ग्लास थे, अब इसमें प्रिज्म है तो एक ही सिंगल प्रिज्म है। अब इसके जो सिंगल प्रिज्म है उसी के अंदर रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है 2 बार, तो 2 बार रिफ्लेक्शन प्रिज्म के अंदर हो रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज हैं, एंगल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज के बीच का जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहने के कारण हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब that's all for today's lecture. We will study next topic in our next lecture. So thank you. Please like, share and subscribe.